रिवीजन किया है? यस सर। ओके, तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कैसे होता है? तो क्या लिखा है काइनेटिक फ्रिक्शन में? ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज नेगेटिव। अच्छा, जो यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट और जो मैंने बोला, क्या दोनों स्टेटमेंट सेम थे? यहाँ पे क्या लिखा है? टोटल वर्क डन बाय एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, उसको हमने ट्रू लिखा है। ठीक है, ऑलवेज जीरो को फॉल्स लिखा है। ठीक है, नॉन जीरो को ट्रू लिखा है क्योंकि नेगेटिव होगा। ठीक है, और मैंने जब पूछा था, मैंने पूछा था वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तो क्या आंसर होगा मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका? डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों स्टेटमेंट में? यस सर। तो अब बताओ मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यस, स्टैटिक फ्रिक्शन में भी ऐसे होता है, कैन बी पॉजिटिव। अगर मैं इंडिविजुअल स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ, ये एक्शन रिएक्शन पेयर मिला के बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंडिविजुअल कोई अगर काइनेटिक फ्रिक्शन है तो उसका तो कुछ भी हो सकता है। अब तुम नीचे जो डायग्राम बनाया इसी में देख लो, ए बताओ, फ्रिक्शन ऑन ए बाई बी, जो ऊपर वाला फ्रिक्शन फोर्स है ए पर लग रहा है, वो कैसा वर्क कर रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? डायग्राम में देखो, हमने कैपिटल एफ लगा करके पूरे सिस्टम को एक्सेलरेट कराया है। ठीक है, एंड स्लिपिंग मैंने ये अगर स्टैटिक का बनाया तब तो स्लिपिंग नहीं हो रही होगी, बट नीचे शायद मैंने फिर उस काइनेटिक के लिए भी इसी डायग्राम का यूज़ किया था, बिकॉज ऐसे लेस देन एस बी लिखा हुआ है। ठीक है, हालांकि राइट में लिखा है एज्यूम नो स्लिपिंग, तो वो तब के लिए लिखा हुआ है जब हम स्टैटिक में बात कर रहे थे, फिर नीचे मैंने उसी में मॉडिफाई कर दिया था। तुम लोग इस चीज़ को फॉलो कर पाए थे, समझ में आया था? ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, बस तुमको ध्यान से सुनना है जो क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ। अगर सुनोगे ध्यान से तो सब कुछ समझ में आएगा। कंसंट्रेशन। हाँ बोलो। इसमें ऐसा है ना कि बी जो फोर्स लगा रहा है, जैसे बी को फोर्स लगा रहे हैं, तो जो सर फ्रिक्शन ए बाई बी है सर, वो ए का जो मोशन है उसका रीजन है, इसकी वजह से काइनेटिक फ्रिक्शन उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। किस पर? कौन सा वाला फ्रिक्शन, ऑन ए या ऑन बी? ऑन ए। यस यस, ऑन ए में ए के मोशन के लिए वही फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन पॉजिटिव है। ठीक है, ऑन बी निगेटिव है, एंड बिकॉज काइनेटिक है, स्लिपिंग हो रही है, तो जो पॉजिटिव वाला वर्क डन है वो स्मॉलर है। ठीक है, क्योंकि ए का डिस्प्लेसमेंट उतना नहीं है जितना बी का डिस्प्लेसमेंट है, तो बी पे जो निगेटिव वर्क हुआ फ्रिक्शन का वो बहुत बड़ा है, मतलब बड़ा है कंपेरिजन टू वर्क डन ऑन ए। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट। तो आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ सकते हैं। तो अब हम एक चीज़ करते हैं, तुमको मैंने वर्क डन बाई वो सीडो फोर्स का कोई एग्जांपल दिया है क्या? नो सर, अभी तक तो नहीं दिया है। अच्छा, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन एक बार कर लो तो आगे के लिए डर खत्म हो जाएगा। भाई सीडो फोर्स करना कुछ नहीं है, क्या करना है, सीडो फोर्स की वैल्यू देखनी है कितनी होगी, और फिर डिस्प्लेसमेंट देखना है। बस क्या ध्यान रखना होगा, सीडो फोर्स कब अप्लाई होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। नॉन इनर्शियल फ्रेम में, एक्सेलरेटिंग फ्रेम में। तो उस रेफरेंस फ्रेम में जब तुम बात कर रहे हो तो हमें वर्क डन में जो डिस्प्लेसमेंट लेना होगा वो भी कहाँ लेना होगा, उसी रेफरेंस फ्रेम में लेना होगा। ठीक है, तो है कोई बड़ी चीज़ नहीं, वर्क डन बाय सीडो फोर्स। ठीक है, इट इज सेम एज एनी काइंड ऑफ वर्क, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। चलो, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। 1 kg मास है,
इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, उसको जो एक तो ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड हो गया, उसको हम नाम दे देते हैं ए। ए एंड बी है, बी इज ऑब्जर्वर विद एक्सेलरेशन, जस्ट एक्सेलरेशन ऑफ बी, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड्स राइट। ठीक है, तो इसमें बताओ वर्क डन बाई, फाइंड, अच्छा इसका u ले लो 0। u मैं बाय डिफॉल्ट जो ले रहा हूँ वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ, b के रेफरेंस में तुम्हें काम करना होगा। फाइंड वर्क डन, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं और उसमें थोड़ा सा और कैलकुलेशन हो जाएगी। फाइंड डेल्टा के यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम in reference frame of B during time is equals to 0 to t is equals to 1 second। इसमें कोई और डाटा की जरूरत हो तो वो भी पूछ लेना। इसमें एक डाटा कम पड़ रहा है, ठीक है, मैं तब बताऊंगा जब तुम पूछोगे। सबसे पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, फोर्स से आइडेंटिफाई करके जब टोटल वर्क डन निकालोगे, ठीक है, और सब कुछ किस रेफरेंस फ्रेम में करोगे, बी में करोगे, क्योंकि बी में डेल्टा के पता करना है। हाँ यस लक्ष्य बोलो। ये जो ब्लॉक है ग्राउंड पे नहीं है ना? ब्लॉक ग्राउंड पे ही है, तो फिर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? 0 ले लो। अगर कुछ गिवन नहीं होता है तो फिर हम अपनी तरफ से थोड़ी कुछ म्यू डाल देंगे। ओके। 5 न्यूटन का फोर्स तुम्हारा एक्चुअल में लग रहा है तो वो तो है ही, और कोई फोर्स, सीडो फोर्स, बिकॉज दिस रेफरेंस फ्रेम इज एक्सेलरेटिंग ए बी किधर, राइटवर्ड, तो सीडो फोर्स किधर लगेगा, इसको मैं F1 बोल देता हूँ, और सर सीडो फोर्स जो लग रहा है उसको F2 बोल देते हैं, बैकवर्ड लगेगा लेफ्ट साइड में ए बी के अपोजिट। तो m इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू ए बी, विच इज मास कितना है 1 इंटू 2 विच इज 2 न्यूटन। ठीक, नेक्स्ट अब तुम्हें क्या करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना है। वर्क एनर्जी थ्योरम में हमें क्या करना होता है, सारे फोर्सेज आइडेंटिफाई कर लिए, अब वर्क डन बाई दीज फोर्सेज, तो वर्क डन बाई F1 प्लस वर्क डन बाई F2। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि हम वर्क डन में जब डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो कैसा लेंगे, बी के रेफरेंस फ्रेम में। ठीक है, तो ये इस वर्क डन के लिए मुझे F1 इंटू एस करना होगा और F2 इंटू एस डॉट एस करना होगा। ठीक है, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। हम इंटीग्रेट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2 न्यूटन एंड 5 न्यूटन कांस्टेंट फोर्सेज हैं, तो डॉट से काम चल जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, कितना होगा, कैसे पता लगेगा, ये बताओ, कोई जना बोल के बताओ मुझे। ये डिस्प्लेसमेंट क्या F1 और F2 के लिए, दोनों के लिए एस सेम रखना है या S1 S2 अलग अलग रखना है? रुद्र नेगी, कैन यू टेल मी? रुद्र नेगी, रुद्र आली देर, हाँ तो अनम्यूट करके बताओ जरा। S1 S2 अलग अलग लेने होंगे, F1 डॉट S1, या दोनों में सेम एस से काम चल जाएगा? सर F2
F2 के लिए नेगेटिव और F1 के लिए पॉजिटिव। नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो भाई अब पॉजिटिव निगेटिव इतना फर्क थोड़ी आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट में। तुम वर्क डन पॉजिटिव निगेटिव बता रहे हो, मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट एस दोनों के अलग अलग लेने होंगे, फोर्सेस दोनों जो डिस्प्लेस कर रहे हैं, या एक ही होगा? तुम अभी तक जितना मैंने डिस्कस किया फॉलो कर पा रहे हो? F1 S1 S1 और S2 होगा सर शायद। क्या 1 होगा सर? एक ही होगा। एक ही डिस्प्लेसमेंट होगा, बिकॉज रीजन बता सकते हो? वर्कडन में डिस्प्लेसमेंट किसका डिस्प्लेसमेंट होता है? वर्कडन में एस किसका डिस्प्लेसमेंट है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। थोड़ा और स्पेसिफाई करो। वैसे तो ठीक है, लेकिन बॉडी ब्लॉक में क्या फर्क है? तो एक ही बात हो गई। मैंने तुम लोग को डेफिनेशन में कुछ हाईलाइट करवाया था। तुम लोग गलत नहीं हो, लेकिन मैं थोड़ा सा और एक्यूरेट चाह रहा हूँ। जिसको मैंने तुम्हें बताया है क्लास में, अलग से डिस्कस किया है, उस पर एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। तो वर्क डन की डेफिनेशन में मैंने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यस, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो F1 कहाँ लग रहा है, F2 कहाँ लग रहा है, अलग अलग पॉइंट पर लग सकते हैं, लेकिन उनके डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे कि अलग होंगे? तो यूजुअली तो सेम ही होंगे। तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये यूजुअली जो बोल रहा हूँ उसमें क्या एजम्पशन होगा? कब किस तरह की बॉडी हो तब सेम होंगे? जब रिजिड बॉडी हो, ठीक है। रिजिड बॉडी में हर पॉइंट सेम डिस्प्लेसमेंट करता है, ठीक। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम रिजिड बॉडी ही एज्यूम करते हैं। या तो पॉइंट मास लेते हैं, या बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसमें हम सारे पॉइंट्स सेम डिस्प्लेसमेंट मानते हैं, सेम वेलोसिटी, सेम एक्सेलरेशन, जब तक कि अदरवाइज मेंशन ना हो, ठीक है। तो बहुत ही रेयरली होगा कि जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आ रहे होंगे सेम बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस के, ठीक है। तो तुम लोग जो कह रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, दैट इज़ वेरी गुड, उसमें कोई गलती नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो होगा, लेकिन जब मैंने तुम्हें उस चीज़ को हाईलाइट करवाया तो वो पॉइंट बोलना चाहिए, ठीक है। तो अभी हो सकता है कि माइंड में क्लियर हो गया हो, क्योंकि इतनी तीसरी चौथी बार बात आ रही है। तो एस में कॉमन ले सकता हूँ। अच्छा, अब F1 एंड F2 के, अच्छा वो तो वैल्यू पता ही हमें F1 और F2 की, बट S जो आया कॉमन वो कितना है और डायरेक्शन क्या है, ये कैसे निकलेगा? डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, और वो भी B फ्रेम में? एनीवन? कोई आइडिया नहीं? ये बताओ, क्या हम ये 7th क्लास के क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, 9th क्लास से निकाल के एजम्पशन में निकाल रहे हैं, या 11th? मेरा आंसर करो। 7th क्लास, 9th क्लास और 11th क्लास डिस्प्लेसमेंट निकालना कौन सी प्रॉब्लम है? 9th, बिकॉज फोर्सेज आर कांस्टेंट, सो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि तुम जब B के रेफरेंस फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हो तो U, A, ये सारी चीज B के रेफरेंस फ्रेम में लिखोगे, ठीक है। तो उसके लिए बताओ, व्हाट इज U ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू B? ऑब्जेक्ट को मैं नाम बोल देता हूँ, चलो C, ठीक है। A और B तो मैंने ऑलरेडी ऑब्जर्वर लिख रखे हैं, B को मैं बोल देता हूँ C। तो C, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ C विद रेस्पेक्ट टू B। इसके लिए मुझे क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? B की इनिशियल वेलोसिटी। यस, मैंने यही बोला था कि एक चीज मैंने डाटा कम दिया, वो तुम पूछोगे तो बताऊंगा। तो UB मैंने नहीं दिया था, UC तो दे रखा है, UC तो 0 है, बट UB नहीं दे रखा है। मान लेते हैं चलो अभी इजी केस के लिए UB भी 0 है, ठीक है। सपोज नहीं तो कुछ भी हो वो हम यहाँ पुट कर लेंगे, तो 0 - 0 0 हो गया। एक्सेलरेशन ऑफ C विद रेस्पेक्ट टू B, ठीक है। क्या हो जाएगा? दोनों देखो, डायरेक्शन का ध्यान रखना है यहाँ पर। AC - AB, AC पॉजिटिव डायरेक्शन में है, कितना है बताओ? व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ C विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड? फाइव, ठीक है। फोर्स तो 5 न्यूटन का ही लग रहा है। जब मैं विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात कर रहा हूं तो तुम स्यूडो फोर्स 2 न्यूटन काउंट नहीं करोगे, ठीक है। तो 5 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B,
बी का एक्सेलरेशन कितना है, 2 है, वो भी राइट वर्ड ही है, तो दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो बीच में माइनस साइन आ गया। ठीक है, मैं उल्टा तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ए बी की वैल्यू +2 है। ठीक है, तो माइनस क्यों है, क्योंकि वो तो रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन में बीच में माइनस आता है, AC माइनस AB इसलिए माइनस है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसको निकालने का एक ऑल्टरनेट मेथड ये भी हो सकता था कि हम जब बी के रेफरेंस फ्रेम में है तो हमारा नेट फोर्स कितना है। बी के रेफरेंस फ्रेम में ये तुम्हारा फ्री बॉडी डायग्राम बना हुआ है, इस फ्री बॉडी डायग्राम में देखो नेट फोर्स कितना आया, 5 - 2 3। तो एक्सेलरेशन ऑफ सी विद इन द बी रेफरेंस फ्रेम ऐसे भी लिख सकते हो कि उस फ्रेम में 3 का नेट फोर्स है अपॉन मास 1 kg है, तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एनीवे तुम AC माइनस AB करके या F नेट इन दी रेफरेंस फ्रेम ऑफ B निकाल करके मतलब दोनों में से किसी भी तरह से AC विद रेस्पेक्ट टू B निकाल लिया। किसी को कुछ पूछना है इसमें? अंडरस्टूड? मैं भी यहाँ F नेट वाला चीज़ हटा देता हूँ, ये चीज़ ऑलरेडी हमने दूसरे मेथड से निकाली रखी है। और क्या चीज़ होता है S के लिए, जरा फॉर्मूला बताओ। S के लिए तुम्हें U पता लग गया, ये पता लग गया, मैंने और कुछ दे रखा है जहाँ से S निकलेगा, टाइम दे रखा है, तो S = UT + ½ AT²। ठीक है, U कितना 0 + ½ A कितना 3 × T² 1² कितना हो गया 3/2 मीटर। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया कौन किसका, C का विद रेस्पेक्ट टू B। ठीक, अब तो सब कुछ हो गया, अब तो तुमको सीधे वर्क डन निकालना है टोटल। ठीक है, वर्क डन टोटल इन दिस रेफरेंस फ्रेम। तो F यहाँ पर आ जाओ, ये वाली जो मैंने लिख रखी है F1S + F2.S। तो F1 तुम चाहो तो F1 + F2 एक साथ ले लो, डॉट बाद में कर दो S के साथ, क्या हो जाएगा, F1 इज 5, F2 इज -2 डॉट 3/2 डॉट में कॉस्ट कितना रखोगे, थीटा, क्या सेम डायरेक्शन में है, 5 - 2 का जो नेट आया वो और 3/2 मीटर, यस सेम डायरेक्शन में, दोनों राइट वर्ड है, तो cos 0 तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 5 - 2 3 3 × 3/2 9/2 4.5 जूल। ठीक है, तो व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, 4.5 जूल। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में हम काम करते तो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 4.5 जूल ही आती है या अलग आती है? सर अलग आती है। अलग आती है, ठीक है। वर्क डन अलग होता है, काइनेटिक एनर्जी अलग होती है अलग रेफरेंस फ्रेम में, ठीक है, तो वो अलग आती है। लेकिन तुम अगर मान लो तुम ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी से उसकी वेलोसिटी निकालो, और ये मैंने जो बी के रेफरेंस फ्रेम में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाली है, इससे इसकी फाइनल वेलोसिटी इन दी रेफरेंस फ्रेम ऑफ बी निकाल करके फिर उसको चेंज करो इन दी रेफरेंस फ्रेम ऑफ ए, तो फाइनली जो जब तुम सेम रेफरेंस फ्रेम में ले रहे हो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो किसी भी मेथड से जाओ आंसर सेम आएगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तुम पूरा काम ग्राउंड के रेफरेंस में करो, छोटा रहेगा, ठीक है, तो उससे जो आंसर आएगा, या तुम बी के रेफरेंस फ्रेम में वर्क करके आंसर निकाल चुके हो, इससे तुम वेलोसिटी निकालो बी के रेफरेंस फ्रेम में और बाद में एडजस्ट करो और ए के फ्रेम में चले जाओ, तो जो वेलोसिटी आएगी वो सेम आएगी, ठीक है। ये सब चीज़ तुम अगर करके रखोगे, घर पे प्रैक्टिस करना, अभी जो मैंने सजेस्ट किया उसको करना, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है ये सब करके, ठीक है। तुम लोगों से कोई गेम प्रॉपरली सीखता है क्या? कोई बैडमिंटन कोर्ट जाता हो, कोई कहीं पे ट्रेनिंग लेता हो? प्रांजल है क्या? प्रांजल फुटबॉल जाता है सीखने? मैंने टेनिस का लिया था एक टाइम पे। अच्छा, तो मैं तुम्हें उससे एग्जांपल दूं कि टेनिस में या किसी भी गेम में शुरू के 1 साल तो तुमको वो छोटी छोटी सी चीज़ें सिखाते हैं, ठीक है। ड्रिबलिंग करना सिखाएंगे, बस पता लगा कि आज की 1 घंटे की क्लास जरा सा बस एक ही टाइप के शॉट्स के लिए प्रैक्टिस करने के लिए जा रही है, होता है कि नहीं। एक ही चीज़ को कई बार बैडमिंटन कोर्ट पे देखो, जो कोच होता है वो खिलाड़ियों के साथ 100 शटल का पैक लेके वो खड़ा होता है, अब वो फेंकता जाता है और तुमको मतलब मैन्युअली हाथ से फेंक रहा है वो शटल का होगा, तुमको बोल रहा है कि एग्जैक्टली उस पोजीशन पे ड्रॉप करो, और तुम हंड्रेड्स ऑफ वो प्रैक्टिस कर रहे हो शॉट्स, ठीक है, उसी एग्जैक्टली लोकेशन पे ड्रॉप करने की।
तो उसी तरह से ये फिजिक्स में है कि हम लोग हर चीज़ की छोटी छोटी सी चीज़ों की प्रैक्टिस पहले करते हैं। ठीक है, अब जैसे तुम अभी पिछले ये 3-4 क्लासेस का देखो, मैंने तुम्हें वर्क एनर्जी में क्या कराया है। अभी मैं तुम्हें केवल वर्क डन कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ, अभी क्वेश्चन पे तो हम पहुँचे ही नहीं है। ठीक है, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स अब आएगा, इसके बाद पहले वर्क डन बाई फ्रिक्शन हुआ, उससे पहले वर्क डन बाई ग्रेविटी हुआ। ठीक है, जो कि वैसे हम सीबीसी क्लास में तो बस बता देते हैं कि एमजीएच कर दिया, हो गया काम खत्म। लेकिन जब हम जेई के लिए करते हैं तो इसी चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होता है। क्यों? क्योंकि जेई एग्जाम में 3 घंटे में तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, स्पीड चाहिए और थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल क्वेश्चन तुम ये सोचो कि थ्योरी तो हम फॉर्मूला रट गए, हो गया काम, थ्योरी की क्या ज़रूरत है, क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, उससे इतना नहीं होता है कि तुम बस सीधे मान लो बैडमिंटन खेले पहुंच गए। तो वो स्टेज अगर तुम्हें नेशनल लेवल पर पहुंचना है, इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचना है, तो वहाँ ऐसे नहीं होगा कि तुम सीधे खेलने पहुंच गए। ठीक है, खेलना भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, लेकिन साथ में उसकी बिल्कुल बेसिक्स को सीखना जरूरी है। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं अभी। तो वर्क डन बाई स्यूडो फोर्स हमने अभी देखा। अब इसमें मैं इतना ज़्यादा भी नहीं करा पा रहा हूँ कि मैंने अभी जो तुम्हें सजेस्ट किया वो पूरा यहाँ पे कर रहा हूँ, आज की 1 घंटे क्लास नहीं तो उसी में चली जाएगी। तो अब हम आते हैं वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स पर। ठीक है, वो कन्वर्जन करके चेक करने का काम तुम्हारा है घर से। ठीक है, क्या करना है तुम्हें? अभी जो हमने ये स्यूडो फोर्स से काइनेटिक एनर्जी के चेंज को निकाला है, इससे तुम निकालो इसकी वेलोसिटी फाइनल। ठीक है, बी के रेफरेंस फ्रेम में इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 आई थी, यू सी कॉमा बी। ठीक है, तो अब वी सी कॉमा बी निकालो। कहाँ से निकालोगे? इस काइनेटिक एनर्जी से जो 4.5 जूल का आ गया। ठीक है, ये 4.5 जूल वर्क डन तुम वर्क एनर्जी थ्योरम से कह सकते हो, दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, हमने यहाँ पे देखो यू सी बी 0 लिखी हुई है। ठीक है, यू सी बी अगर 0 है तो फिर वी सी बी कैसे निकलेगी? हाफ एम वी स्क्वायर 4.5 जूल रख करके वी निकल आएगा। फिर वो वी बी के फ्रेम में हुआ है तो उसको ए के फ्रेम में ले जाना, ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में। ठीक है, तो ऐसे कन्वर्जन करके वी पर पहुंचे, वी ऑफ सी इन दी रेफरेंस फ्रेम ऑफ ग्राउंड। और दूसरा सिंपल सा वर्क एनर्जी थ्योरम, ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कोई सीरो फोर्स नहीं। ठीक है, तो ऐसे करके दोनों तरह से फाइनल वेलोसिटी निकाल के मैच कराना। नहीं आएगा मैच अगर करा तो फिर तुमको और सोचने के लिए हो जाएगा कि क्या गलती करी है मैंने, क्यों नहीं आया। अच्छा, अब ये ऐसा ही क्वेश्चन मैंने टेस्ट में दिया था और वो मुझे लगता है कि केवल 1 या 2 बच्चों ने किया है। मैंने अभी सबकी कॉपी तो नहीं देखी, बट लक्ष्य का मैंने देखा, लक्ष्य ने किया था वाला क्वेश्चन, सही किया है। बट और किसी ने किया था क्या? कितने लोगों का सेकंड का बी पार्ट में आंसर 0 आया था? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 एंड वर्क डन भी 0 आया था। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से आंसर मैच हो गया। यस सर। किसका? ऋतिकेश? उदित। ओके, और सर मेरा भी था। हाँ, लक्ष्य तुम्हारा तो मैंने बहुत देखा ही। तो बस 2 लोगों का सही हुआ है वो कि तुमने वर्क एनर्जी थ्योरम से में वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू डेल्टा के। ठीक है, मयंक। ओके, गुड। और बताओ, और किसने किया था? वर्क डन बाई, अब देखो इसमें क्या किया मैंने तुमसे कैलकुलेशन करवाई थी कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स जो mg लग रहा है, ऊपर की तरफ mg लगवाया था, तो उसका वर्क डन कैलकुलेट करो, तो तुमने mgh निकाला होगा। ठीक है, अब तुमने वर्क डन mgh निकाला है। अब मैंने कोई और फोर्स के बारे में वर्क डन तो पूछा नहीं, अब वो तुम्हें खुद सोचना था कि वर्क एनर्जी थ्योरम में लेफ्ट साइड में वर्क किसका होता है? तो ऑल द फोर्सेस का होता है। अब ये तुमने अगर ऑल द फोर्सेस नहीं ध्यान दिया, तुमने केवल एक mgh निकाल करके इक्वल टू डेल्टा के कर दिया। ऐसा बहुत लोगों ने किया है कि यही mgh इक्वल टू डेल्टा के कर दिया, जबकि ये नहीं सोचा कि इस पर जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है वो भी mg है, अपवर्ड भी mg है, तो एक्सेलरेशन तो इसका 0 हो गया। फिर काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज हो जाएगी? जब उसकी एक्सेलरेशन 0 है, डेल्टा भी 0 हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी 0 होगी, तो फिर काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हो ही नहीं सकती। एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो डेल्टा के भी 0 है एंड वर्क डन भी 0 है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम रटी हुई सबको है, और उससे बढ़िया से तो सबने डेरिवेशन भी अच्छे से कर रखा है। ठीक है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग एब्जॉर्ब नहीं हुआ अभी माइंड में। और तुम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1A में गलतियां कर रखी हैं। m1 इक्वल टू m2 किसी ने नहीं लिया है, बहुत ही रेयरली किसी 1-2 बच्चों ने लिया है।
सब ने वो लंबा सा m1 और m2 को इन्वॉल्व करते हुए एक्सप्रेशन डिराइव कर रखा है, तो क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हो। और किसने, एक मैंने किसी का देखा था, उसने शुरू में तो m दोनों साइड में रखे हैं, लेकिन 2-3 स्टेप के बाद जाकर के m1 m2 शुरू हो गया। शुरू में पता था कि m दोनों सेम है, लेकिन आगे जाकर के फाइनल आंसर में m1 m2 अलग अलग कर दिया। और मतलब पता नहीं बीच में क्या सोचा होगा, या तो ऐसा रहा होगा कि तुमने कहीं से कॉपी कर रहे होगे टेस्ट में, वीडियो तो उतना अच्छे से इन्विजिलेट हो नहीं पाता है, तो ये हो सकता है कि जहाँ से कॉपी कर रहे हो शुरू में तो ध्यान रहा, बाद में कॉपी करते करते m1 m2 पे आ गए। ठीक है, तो ये सब नहीं करना है भाई, तुम अपने ऑनेस्ट रहो। टेस्ट यहाँ जो टेस्ट के मार्क्स हैं उन वो कहीं तुम्हारे लाइफ में कोई फ़ायदा नहीं करने वाले हैं, लेकिन ऑनेस्टी फ़ायदा करेगी। अच्छा चलो, अब हम आते हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो दिस इज द स्प्रिंग, दिस इज द ऑब्जेक्ट जिस पर स्प्रिंग लगी हुई है, ये स्टेशनरी एंड है लेफ्ट साइड में स्प्रिंग का। ठीक है, ग्राउंड में फ्रिक्शन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्क डन बाय स्प्रिंग तो अपना इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्शन रहेगा। ठीक है, मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन से फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस ऑब्जेक्ट को तुम्हें कुछ 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करना है, व्हाट विल बी वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ तो अच्छा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स करना है तो क्या करना है, पहले हम स्प्रिंग फोर्स लिखते हैं। ठीक है, मान लो कि ये हमारी वो स्थिति है जिसमें कि इसमें डेल्टा एक्स 0 है, यानी कि ये इसकी इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन है, या इसको हम कहते हैं नेचुरल लेंथ। ठीक है, इस समय स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है। उसके बाद क्या हुआ, स्प्रिंग में हम कुछ एक्सटेंशन ले आते हैं। कितना एक्सटेंशन, एक्स एक्सटेंशन हमने नेचुरल लेंथ से x एक्स्ट्रा कर दिया। ठीक है, जब ये x एक्स्ट्रा है पोजीशन, उस समय इस पर क्या फोर्स लग रहा होगा स्प्रिंग का, Fs, S फॉर स्प्रिंग। व्हाट विल बी द स्प्रिंग फोर्स, तो आंसर है -kx। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पे मैं माइनस ना लगाऊं, अगर मैं केवल ये कहूँ कि मैं केवल अभी मैं वर्क डन कैलकुलेशन में मैं फोर्स के डायरेक्शन का यूज करूंगा, तो अभी Fs = kx। ठीक है, डायरेक्शन मैंने एरो से दिखाई रखी है, ऊपर की एरो लेफ्टवर्ड है। ठीक, तो ये हमारा Fs हो गया kx। अब मैं कहूँ कि इसको मैं थोड़ा सा ds और डिस्प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा ds राइट साइड में हम dx ले जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं dx राइट वर्ड ले जा रहा हूं तो व्हाट इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव? ठीक है, अब मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया क्योंकि हमारा dx डिस्प्लेसमेंट राइट में है, kx लेफ्ट में है, तो -kx dx, ये वर्क डन हो गया इन दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब मान लो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट करना है, इनिशियली जो एक्सटेंशन है वो x1 है, इनिशियल एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग सपोज x1 है, एंड फाइनल एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज x2। ठीक है, या x इनिशियल एंड फाइनल लिख देते हैं। ठीक है, x इनिशियल एंड फाइनल। ठीक, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, तो हमें उसके लिए टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन dw करना पड़ेगा, तो -kx dx का इंटीग्रेशन कर देंगे फ्रॉम x इनिशियल टू x फाइनल। ठीक है, तो माइनस के तो बाहर ले लो, x का इंटीग्रेशन x²/2 लिमिट फ्रॉम x इनिशियल टू x फाइनल। ठीक है, तो ये -12 kx फाइनल स्क्वायर माइनस x इनिशियल स्क्वायर ही हो गया। ठीक है, दिस इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। एंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का रिलेशन डेल्टा यू से क्या होगा, चेंज इन का पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग से कैसे रिलेशन होगा बताओ, वर्क डन = डेल्टा यू या -डेल्टा यू, दोनों में से कौन सा सही है? बोलो, एक बार इस पर फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर। अच्छा, तो मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, तुम स्टेप्स फॉलो करो, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो मुझे बताना पड़े, तुम जहाँ अटकोगे वो बताऊंगा मैं। So वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स नहीं है सर, फर्स्ट इनिशियल स्टेप था हमारा पहला। तो तुम इतनी देर से चुप बैठे हुए हो, ये वाला स्टेप
वो आपको एक साथ समझा रहे थे तो मैं तो चला हाँ, अच्छा चलो ये वाला स्टेप। यस सर। ओके, डी डब्ल्यू लिखने में हम क्या लिखेंगे बताओ राइट साइड में? तुम अभी जनरल बताओ, डी डब्ल्यू इज टू क्या होता है? एफ डी एक्स। वेरी गुड, एफ डॉट डी एक्स बोलो उसको तो और बेटर होगा, एफ डॉट डी एक्स। नाउ व्हाट इज एफ हियर? एफ इज दिस लेफ्ट साइड में के एक्स एंड डी एक्स इज राइट वर्ड। तो अब डॉट जब तुम कॉस्ट लिखोगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा, माइनस के एक्स डी एक्स, ये लिखा हुआ है पर तो नीचे वाला ब्लॉक है सर, उसका इनिशियल पोजीशन अभी यही है। ब्लॉक वही है, उसकी दो अलग अलग टाइम पर मैंने पोजीशन दिखाई है। ठीक है, पहले Yes. पहले स्प्रिंग की लेंथ नेचुरल लेंथ थी, बाद में नेचुरल लेंथ में एक्स का एक्सटेंशन हो गया। ठीक है, एक्स एक्सटेंशन में जो फोर्स लगता है वो के एक्स लगता है। अच्छा हाँ सर। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? तो ये डी डब्ल्यू, हाँ बोलो एक्स सर वो क्या है? क्या? डी एक्स हमने सर डॉटेड लाइंस में लिखा है सर हमने डी एक्स। ये मैंने इसकी पोजीशन को जब ये एक्स एक्सटेंशन है उसके बाद डी एक्स और डिस्प्लेस किया है राइट वर्ड। उसका वर्ड ठीक है सर। ठीक है, चलो तो सबको आगे समझ में कुछ पूछना हो तो भी पूछो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क एनर्जी का ये जो हम स्प्रिंग वाला काम कर रहे हैं ये आगे चल के रोटेशन में भी आएगा, सेंटर ऑफ मास में भी आएगा और एसएचएम चैप्टर होगा उसमें भी काम आएगा। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, बेसिक तुम्हारा बिल्डिंग ब्लॉक है ये। कुछ और पूछना है किसी को? तो वर्क डन बाई स्प्रिंग जब भी निकालना होगा तो क्या करोगे? माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। ठीक है, और इसको तुम चाहो तो माइनस अंदर ले जाके एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, और वर्क डन बाई स्प्रिंग इनमें से मैं पूछ रहा था कि बताओ क्या होगा? ये स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका इंक्रीज के इक्वल होगा या माइनस डेल्टा यू के इक्वल होगा? यस, माइनस डेल्टा यू। ठीक है, ऑल्सो वी नो दैट डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। ये तुम्हें याद होगा, पहले हम लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहां पर हमारा कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है? स्प्रिंग फोर्स है। ठीक है, तो ये हमारा इसके हिसाब से डेल्टा यू ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल टू हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर हो गया। ठीक, तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आया जहां पे स्प्रिंग का भी वर्क डन करना है, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करोगे तो वहां पे देखोगे कितने फोर्सेज लग रहे हैं, उनमें से स्प्रिंग फोर्स भी एक फोर्स है जो लग सकता है। अगर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है तो तुमको उसका वर्क डन इस तरह से लिखना है। तुम्हें ये पता करना है रेशियो ऑफ वर्क डन। तो दो प्रोसेस मैंने दे दिए हैं। पहले स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से डिस्प्लेसमेंट ए तक ले जाना है, उसमें जो वर्क डन है उसका रेशियो लेना है विद ए से 2a यानी फर्दर ए का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम है, 0 से ए ले जा रहे हो तब भी ए का डिस्प्लेसमेंट और ए से 2a ले जा रहे हो तब भी ए ही है। ठीक है, लेकिन इसमें जो वर्क डन का रेशियो होगा वो क्या होगा? क्या रेशियो 1 होना चाहिए? 1/3। ओके, एनीवन एल्स? यू आर राइट। बाकी लोग? W1 इज इक्वल टू हाफ के एक्स, क्या करोगे? देखो बाहर नेगेटिव था, मैं ऐसा करता हूँ एक्स यहाँ पे इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो W1 में हाफ के एक्स इनिशियल कितना है? 0, एक्स फाइनल कितना है? a, तो ये हो गया, दैट इज माइनस हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है, W2 में क्या हो जाएगा? हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर, हाफ के इनिशियली a पर है और फाइनली 2a पर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हाफ के 3a स्क्वायर। अब W1 अपॉन W2 करोगे तो क्या दिख रहा है? 1/3 आना है।
यस, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा मैंने एक एग्जाम्पल करा दिया इसका। वेरी गुड, चलो सब लोग सही आ रहे हैं आंसर। अच्छा, अब मैं स्प्रिंग के और क्वेश्चन लूँ उससे पहले कम से कम मैं वर्क एनर्जी थ्योरम करा देता हूँ, जिससे कि फिर हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चन ले सकते हैं। उसमें वर्क डन जितने हमने अभी तक करे हैं वो सारे उसमें यूज होंगे, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम मैं एक बार फिर से वही चीज़ बता रहा हूँ जो तुमको सीबीएसई क्लास में बताया है, थोड़े से 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा होंगे। दो लाइन में डेरिवेशन तो नहीं लिखना इसका, चलो लिख लो। dw इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस, एफ इज इक्वल्स टू एम डी एस बाई डी टी इंटू वी इंटू डी वी, विच इज m इंटू वी डी वी, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एम वी डी वी, यानी कि वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम इन वी इनिशियल स्क्वायर। दिस इज द डेरिवेशन। ऑब्जेक्ट की जगह सिस्टम लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि हम वर्क एनर्जी थ्योरम में उन्हें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के सिस्टम पे लगा रहे हो, ऑन द सिस्टम। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, नॉट बाय नेट फोर्स। अगर मैं सपोज W इज इक्वल्स टू लिख रहा हूँ, W इज इक्वल्स टू F1 डॉट एस प्लस F2 डॉट एस प्लस F3 डॉट एस, ठीक है। मान लो 3 ही फोर्स लग रहे हैं, तो यहाँ पे F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट एस इज इक्वल्स टू F नेट डॉट एस कर दिया। तो ऐसे तो हमें बाई नेट फोर्स का वर्क डन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने तो ये शो कर दिया कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देखो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज है, और ये वर्क डन बाई नेट फोर्स है, तो ये तो इंटरचेंजेबल है। तो फिर मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ कि नॉट बाई द नेट फोर्स, कोई बताएगा? मैंने जो लिखा है ना वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। मैं ऊपर लिख रहा हूँ कि हमें वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज लेना है, ना कि बाई द नेट फोर्स, और नीचे मैं दिखा रहा हूं कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज जब ऐड करते हैं तो वो वर्क डन बाई नेट फोर्स के इक्वल आता है, ठीक है। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को जरा रिजॉल्व करो कि मैं क्यों इसको इंसिस्ट कर रहा हूं कि हमें वर्क डन बाई नेट फोर्स को नहीं लेना है, बाई ऑल द फोर्सेज लेना है। या इन अदर वर्ड्स अगर मैं पूछूं कि ये जो मैंने जो लिखा है इसमें कुछ एजम्पशन है क्या, जिसकी वजह से ये वर्क डन बाई नेट फोर्स बस अंडर दैट एजम्पशन आएगा, अदरवाइज ये दोनों अलग अलग रहेंगे। F1, F2 और F3 कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है। कंजर्वेटिव फोर्सेस ना हो तो क्या हो जाएगा? तो ये ट्रू होगा। कंजर्वेटिव फोर्स ना हो तो ट्रू होगा, कंजर्वेटिव हो जाए तो फॉल्स होना चाहिए फिर। क्यों? इसमें ऐसा कहाँ पर कुछ हमने एजम्पशन लिया है कि ये नॉन कंजर्वेटिव है? कंजर्वेटिव हो जाएंगे तो क्यों फॉल्स हो जाएगा? क्योंकि जो कंजर्वेटिव की कंडीशन वो अलग होती है ना, उसको तो सीधा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है वो। तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? ये जो डिस्प्लेसमेंट ऐसा है वो हमारा उस चीज़ को देख लेगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है? अगर डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल हो रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ऐसा नहीं गलत हो जाएगा। तुम्हें इस लाइन में कहीं कुछ एजम्पशन दिख रहा है कि हमने कुछ एज्यूम करके ऐसा किया है? क्या? सो डिस्प्लेसमेंट सेम है। यस, डिस्प्लेसमेंट मैंने सेम रखी है। अगर डिस्प्लेसमेंट अच्छा, ये किसकी डिस्प्लेसमेंट है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स 1, फोर्स 2, फोर्स 3, ठीक है। इन पॉइंट्स के जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है।
तो अगर डिस्प्लेसमेंट सेम हो सभी फोर्सेस जहां अप्लाई हो रहे हैं उन पॉइंट्स के, तब तो ये चीज़ ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, तुम वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज लो, या वर्क डन बाय पहले नेट फोर्स कैलकुलेट कर लिया और उसका वर्क डन ले लो, बोथ आर सेम। अब ये बताओ कि कब ऐसा होगा कि डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएंगे? F1 का वर्क डन में अलग डिस्प्लेसमेंट डालोगे, F2 में अलग डालोगे। ऐसा हम लोगों ने अभी आज की क्लास के शुरू में भी देखा और लास्ट क्लास में भी देखा था। बोलो, एक तो ये हो जाएगा कि अगर रिजिड बॉडी नहीं है, फ्लेक्सिबल बॉडी है, तो डिस्प्लेसमेंट्स अलग अलग फोर्सेस के अलग लगाएंगे। एक तो ये सिचुएशन हो गई। और मैंने रिलेटिव मोशन कहाँ? स्यूडो फोर्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, स्यूडो फोर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट पेज रिपीट कराया था लास्ट क्लास का, कहाँ था? ये स्प्रिंग हो गया, इससे पहले था ये। अगर स्लिपिंग हो रही है, कैपिटल F तुमने लगाया, नीचे वाले ब्लॉक को एक्सेलरेट कराया, लेकिन बी या ऊपर वाला जो A है वो उसके साथ एक्सेलरेट नहीं कर पाया, ठीक है, B आगे निकल गया, A पीछे रह गया। तो जब तुम वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शन ऑन A जब लिखोगे तो उसमें SA आ रहा है, इसमें SB आ रहा है, दोनों S फ्रिक्शन जब वर्क डन, जब तुमने सिस्टम किसको लिया? A प्लस B को लिया। अगर सिस्टम A प्लस B को ले रहे हो तब तुम वर्क डन बाई, अगर मैं नेट करूं इन दोनों का नेट, तो क्या होगा? एक्शन रिएक्शन तो पेयर जीरो जाएगा नेट, ठीक है। इंटरनल फोर्सेस तो अगर तुमने दोनों को मिलाकर के सिस्टम लिया है तो इंटरनल फोर्सेस तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है, उनका नेट फोर्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। लेकिन नेटवर्क में कंट्रीब्यूशन हो सकता है, जैसे कि हमने यहां पर लिया है, जब ऐसे लेस देन SB या इस तरह का कुछ इनइक्वालिटी हो गई है, तब दोनों के वर्क डन अलग अलग हैं और उनका सम जीरो नहीं है, इवन दो फोर्सेस का सम जीरो है। FA एंड FB जो ये लग रहा है फ्रिक्शन, इनका सम जीरो है। समझ में आ रही बात? अगर बॉडी के अंदर रिलेटिव मोशन हो जाए, जैसे कि मैंने भी कहा ना, रिजिड बॉडी नहीं है, तो ये तुम A और B को मिलाकर के जो सिस्टम लोगे वो रिजिड बॉडी थोड़ी होगी, A का अलग डिस्प्लेसमेंट, B का अलग, ठीक है। तो अल्टीमेटली यही है कि रिजिड बॉडी अगर नहीं है, बॉडी के अंदर रिलेटिव मोशन हो सकता है, तो अलग अलग फोर्सेस अलग अलग जगह पे लग रहे होंगे, तो उनके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के डिस्प्लेसमेंट अलग हो सकते हैं। इन दैट केस यू शुड नॉट राइट वर्क डन बाय नेट फोर्स, ठीक है। तो अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम को इस तरह से स्टेट करना चाहें कि वो ऑलवेज ट्रू हो, तो हमें ये वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, हमें यूज करना चाहिए बाय ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी, ऑन द सिस्टम, ठीक है। समझ में आ गया? तो मैं यहां पे लिख देता हूं, बट ये जो शो कर दिया, वर्क डन बाय sum of the work done by all the forces equal to work done by net force if the system is a single rigid body, that is displacement of points of application of all the forces are same। ठीक है, नोट हो गया? तुम लोगों को बिल्कुल कंसंट्रेशन से समझ में आ रहा है या माइंड इधर उधर भाग रहा है? जब भी माइंड इधर उधर भागे वो नेचुरल है, लेकिन तुम तुरंत मुझसे फिर क्लैरिफिकेशन पूछो, सर आपने क्या बोला था अभी, तुरंत। ये नहीं कि तुम बाद में पूछ रहे हो 1 घंटे बाद या 2-4 दिन बाद, तब पकड़ में नहीं आएगा, तुरंत का तुरंत पूछो, ठीक है। माइंड इधर उधर जाना कई बार हो जाता है, कंट्रोल में नहीं होता है, कुछ और सोचने लग गए, ठीक है। कोशिश ये करो कि ध्यान इधर रहे, लेकिन तुरंत उसको फिर अगर हो जाए तो फिर पूछो।
एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर सबसे लेटेस्ट वाले जो आपने बात बताई सर उसको आप रिपीट कर सकते हैं जो आपने सबसे नीचे लिखा? अच्छा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज आर सेम, ये बात। हाँ Yes, हाँ, तो ये चीज तो मैंने यहाँ जो एजम्पशन लिया हुआ है इसी चीज को मैंने स्टेट किया है। यहाँ पे एस तीनों में मैंने सेम लिए हैं, तब हम इसको एफ नेट डॉट एस लिख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि बट ऊपर जो मैंने लिखा था नॉट कि ये इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन बट करके मैंने बताया कि कब इक्विवेलेंट है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन बाय नेट फोर्स कब है, तो कब है जब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज आर सेम है, तब है, तब तुम इक्वल कर सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा जनरल स्टेटमेंट क्या है? ज्यादा जनरल ये है कि दिस W जो वर्क एनर्जी थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसमें W इज वर्क डन सम ऑफ द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज। ठीक है, तो सेफ क्या रहेगा? सेफ ये रहेगा कि पहले तो सारे फोर्सेज आइडेंटिफाई करो और फिर इंडिविजुअली हर एक फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करो, फिर उनको ऐड करो। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें दिख रहा है कि एक ही रिजिड बॉडी है या दो बॉडीज का कॉम्बिनेशन है लेकिन उनमें रिलेटिव मोशन नहीं है, तो तुम नेट फोर्सेस भी ले सकते हो कि नेट फोर्स लेकर के फिर डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट किया है तो वो जो वर्क डन आया ये काम कर सकते हो। ठीक है, विद दिस अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट, जेड क्लियर हुआ? सर प्रीवियस पेज दिखा दीजिए एक बार। अच्छा, हो गया? चलो नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट। W is sum of work done by all the forces। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है इसमें ये ऑल मतलब कौन कौन से फोर्सेस इंक्लूडेड? दिस ऑल includes internal, external, conservative, नॉन कंजर्वेटिव। अगर अब रिफरेंस फ्रेम तुम्हारा एक्सेलरेटेड है तो स्यूडो भी आ जाएगा, स्यूडो इफ एनी। ठीक है, स्यूडो में मैंने इफ एनी लिख दिया, स्यूडो हमेशा प्रेजेंट नहीं होता है, इफ एनी। ठीक है, तो दिस ऑल वर्ड इंक्लूड ऑल द फोर्सेज में ऑल का क्या मतलब है? जो भी फोर्सेज एक्ट हो रहे हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, सारे के सारे। ठीक है, तो किसी को छोड़ना नहीं है, इंटरनल फोर्सेस के भी देखने हैं। हाँ, इंटरनल फोर्सेस के वर्क डन का सम 0 हो जाता है अगर रिजिड बॉडी मोशन हो, तो उसमें एस जो होगा दोनों का सेम होगा। सोचो कि एक्शन रिएक्शन पेयर है और दोनों में एस सेम हो जाए, तो एस सेम होने में एक्शन रिएक्शन पेयर का फोर्स का डायरेक्शन तो अपोजिट हो गया। एस सेम है तो एक वर्क डन पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, मैग्नीट्यूड में सेम है, ऐड होकर 0 हो जाएंगे। तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस का सम इन केस ऑफ रिजिड बॉडी 0 हो जाएगा, लेकिन अगर रिजिड बॉडी नहीं है तो फिर इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन कुछ कंट्रीब्यूशन करेगा। ठीक है, तो बेटर है कि हम सारे फोर्सेस कंसिडर करें, किसी को भी छोड़े ना। हम लोगों ने जब एफबीडी के रूल्स लिखे थे वहां पे मैंने कहा था कि हम इंटरनल फोर्सेस शो नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर रहे, इंटरनल फोर्सेस का भी वर्क डन लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, work energy theorem is applied between two instances, that is for a given period
और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ठीक है, या तो ये दिया होगा कि बताओ जी x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 5 मीटर पे के बीच में कितना काइनेटिक एनर्जी का चेंज हुआ, ठीक है, इस तरह से कुछ होगा। या दो टाइम पीरियड के बीच में, जैसे मैंने अभी न्यूमेरिकल दिया था स्यूडो फोर्स वाला, तो मैंने t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 सेकंड के बीच में बोला था। तो ये एक इंटरवल की चीज़ है। वर्क एनर्जी थ्योरम ऐसा नहीं है कि किसी इंस्टेंट पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। इंस्टेंट पे क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? क्योंकि वर्क डन इंस्टेंट पे कैलकुलेट नहीं होता है। वर्क डन हमारा किसी दो पॉइंट के बीच में होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दो पॉइंट के बीच में होती है, ठीक है। अंडरस्टूड? अच्छा, अभी आरुष हैं, आद्या, अनिकेत, अनीश, आशुतोष, आयुष सैनी, डेविड, फैज, हर्ष खताना। हर्ष तुमने काफ़ी लेट ज्वाइन किया। हर्षित, लक्ष्य, मयंक, निशांत, रीमा, ऋतिकेश, कृष्णा। कृष्णा तुम अभी भी नाम नहीं चेंज कर रहे हो। रुद्र, सान्या, शिवांग, श्रेया, शुभांकर, शिदा, उदित, यश एंड जैद। ठीक, इसमें हर्षित ने तो अभी ज्वाइन किया है। चलो, और हर्षित तुमने गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दिया अपना सॉल्यूशन? नहीं तो चेक कैसे होगा? हर्षित और तनिषा नहीं अभी। डेविड है, डेविड तुमने अपलोड कर दिया है? करोगे अभी? ठीक है, तुमने तो मैसेज किया था। चलो, ये हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट। दिस थ्योरम इज अप्लाइड बिटवीन टू इंस्टेंट्स, मैंने बता दिया। नेक्स्ट, फोर्थ, if sum of the work done is positive, this implies kinetic energy is increasing. If sum of the work done is negative, this implies kinetic energy is decreasing. ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब चेंज इन जीरो। ऑब्वियस सी बात है, ये तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, वैसे तो कॉमन सेंस की बात है। नेक्स्ट पॉइंट, आई थिंक फिफ्थ है या फोर्थ है, जब भी काउंटिंग खुद देख लेना। सर प्रीवियस पेज 1 सेकंड के लिए आप दिखा दीजिए प्लीज। अच्छा, अभी जो लास्ट में लिखा था वो अपना कॉमन सेंस से लिखो। वो तो मुझे लिखना भी नहीं चाहिए था, मैंने फालतू में लिख दिया। वर्क एनर्जी थ्योरम कैन बी applied with respect to any moving frame, but take care to write W and kinetic energy in the same frame. ये भी ऑब्वियस सी बात है। Steps to apply work energy theorem. Select the system. वैसे ही FBD जैसे रूल है, select the system, ठीक है, which can be single body or more than two bodies. Number 2, draw its FBD. लिखो जल्दी से। शो ऑल इंटरनल एक्सटर्नल एटसेट्रा, ठीक है, मैंने वो एटसेट्रा वो लिख ही दिया था अभी, ठीक है। ऑल का क्या मतलब है, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल ऑल फोर्सेस। नंबर 3, कैलकुलेट। नेक्स्ट क्लास में तुम लोग ये रूल पढ़ के आना, अगली क्लास से वर्क एनर्जी थ्योरम के बहुत सारे मैं यूज कराऊंगा। कैलकुलेट वर्क डन बाय ऑल दीज फोर्सेस,
के इनिशियल, के फाइनल, इनमें से कोई एक चीज़ अननोन होगी तो वो पता नहीं अभी मुझे क्या क्या अननोन है, तो जो अननोन हो वो कैलकुलेट नहीं करोगे, ठीक है। मान लो के इनिशियल तो गिवन है, के फाइनल पूछा गया है तो के फाइनल कैलकुलेट नहीं करोगे, तो मैं भी सारी चीज़ें लिख दे रहा हूँ, बट वो ऑब्वियस होगा कि जो चीज़ नहीं गिवन है वो तो कैलकुलेट नहीं करोगे, ठीक है। कैलकुलेट इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी, देन स्टेप 5 अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। मैंने पिछली क्लास में तुम लोगों को फोर्स मेथड एंड वर्क मेथड ऐसे दो चीज़ बताई थी। फोर्स मेथड में क्या फ़ायदा था कि उसमें एक्सेलरेशन एट एवरी इंस्टेंट पता रहता है, तो तुम उसमें किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पता कर सकते हो। और इसमें क्या बताया था वर्क वाले में, कि वर्क वाले में फ़ायदा ये था कि ये स्केलर इक्वेशन होती है, तो स्केलर इक्वेशन में ईजी होता है डील करना, ठीक है। तो जनरली जब भी तुम्हें फाइनल वेलोसिटी पूछी जाए तो रादर देन कि तुम लॉज ऑफ मोशन लगाओ उसमें सारे फोर्सेस, समेशन एफ, एक्सेलरेशन और फिर देखो, तो उससे बेटर होगा कि तुम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा करके फाइनल वेलोसिटी निकालो। अभी मैं लिखवा देता हूँ इस चीज़ को, ये लिख लिया। नेक्स्ट मैंने भी जो बोला वो बात लिख देते हैं। व्हेन टू यूज फोर्स मेथड एंड व्हेन वर्क एनर्जी मेथड। इसका यूज कब करेंगे? व्हेन वेलोसिटी
एनर्जी मेथड इट इज प्रिफर्ड अब जैसे फॉर ये जो लास्ट पॉइंट है इसके लिए एक बात बता देता हूँ। जैसे हमने स्प्रिंग फोर्स अभी किया, स्प्रिंग फोर्स में मान लो मैं तुमसे कहता कि ये स्प्रिंग x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर तक एक्सटेंशन हमने किया, तो इसमें बताओ कि कितनी वेलोसिटी की उसकी चेंज होगी, कैसे होगा। तो अगर तुम इस फोर्स का वर्क डन निकालोगे तो तुम्हें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऐसे ओरली नहीं होगा, तुमको लिख के करना होगा, ठीक है। जबकि अगर तुमको वही स्प्रिंग फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालना है तो हाफ के एक्स स्क्वायर तुम्हें फाइनल माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इनिशियल, ठीक है। ये तुम्हें ज्यादा इजी लगेगा कि रादर देन हम इंटीग्रेट करें। है देखो हाफ के एक्स स्क्वायर आया कहाँ से, अभी हमने इंटीग्रेट करके ही तो निकाला था। तो यहाँ क्या है कि स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हमने पोटेंशियल एनर्जी का डिराइव करके निकाला है वो हमारा काम ईजी कर दे रहा है। अगर हमें ये इंटीग्रेशन करके डिराइव्ड पोटेंशियल एनर्जी का टर्म निकाल चुके हैं तो वो हमें हर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करने से सेव कर रहा है। तो एनर्जी मेथड हम यूज करते हैं जब भी हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, और हमें पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स पता हैं, जो भी उस पर फोर्स लग रहे हैं, ग्रेविटी लग रहा है और स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, इन सब का, ठीक है। लेकिन कहीं पर हो सकता है कि हमें इंफॉर्मेशन सफिशिएंट ना हो, हम एनर्जी मेथड यूज ना कर पाए, कहीं हो सकता है कि हम एक्सेलरेशन वाला मेथड यूज ना कर पाए, फोर्स वाला, ठीक है। तो ये टाइम टू टाइम डिपेंड करेगा। हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, ट्राई करेंगे दोनों से करने का और उसमें देखेंगे कि इसमें कौन सा एडवांटेजेस है।